खबर अब बिहार से है। बिहार में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा गरमा रहा है। बीजेपी उत्तराखंड की तर्ज पर बिहार में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की मांग कर रही है, जबकि जेडीयू ने इसका विरोध किया है। जेडीयू का कहना है कि यूसीसी बिहार में लागू नहीं होगा। यूसीसी उत्तराखंड में जबरन मुसलमानों पर थोपा गया है। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने कहा है कि बीजेपी के सामने हम लोगों ने अपनी विचारधारा गिरवी नहीं रखी है। जनता दल यूनाइटेड का स्टैंड बहुत क्लियर है। हमारे नेता नीतीश कुमार और हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड साफ साफ मानती है कि यूसीसी समाज के लिए बहुत खतरनाक है और हमारा देश जो मल्टी कंपोजिट कल्चर का देश है और जिसमें हर क्षेत्र के लोगों का अपना अपना कल्चर है, इसमें यूसीसी के लिए बात करना समाज को तोड़ने जैसा है। इसलिए न तो बिहार में और न ही सेंटर में जनता दल यूनाइटेड किसी ऐसे कदम का सपोर्ट करेगी। बिहार की मैं स्पेसिफिक बात करूंगा तो बिहार में क्या भाजपा चाहती है कि यूसीसी लागू हो? मैंने कहा कि उत्तराखंड की सरकार ने नजीर पेश किया है, उसमें सब लोगों को आगे आकर करके उसमें पूरे देश में अगर लागू होगा तो बिहार उसी देश का हिस्सा है, उसी देश का राज्य है, तो बिहार भी है जिसमें जो है से ये समानता का अधिकार सब लोगों को मिलना चाहिए। अगर एक प्रकार का कानून सबके लिए होगा तो इससे सबको लाभ होगा, पूरे देश को लाभ होगा, पूरे राज्य को, पूरे समाज को लाभ होगा कि किसी प्रकार का कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए इस यूसीसी के माध्यम से। मतलब भाजपा मांग कर रही है कि बिहार में भी यूसीसी लागू हो, ये भाजपा मांग कर रही है या भाजपा चाहती है कैसा? मैंने तो कहा कि उत्तराखंड की सरकार जो नजीर पेश किया है उसको सबको अपनाना चाहिए, उसमें बिहार भी है और पूरा देश भी है। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तमाम तरह के सवालों के बाद यूसीसी कमेटी के सदस्य और उत्तराखंड की धामी सरकार का दावा है कि इस कानून के लागू होने से खास तौर पर महिलाओं के अधिकारों में बड़ा बदलाव आएगा और आम लोगों के अधिकार भी पहले से ज्यादा सशक्त होंगे। यूसीसी कमेटी के सदस्य मनु गौर से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा ने। तो उत्तराखंड देश में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। वैसे तो गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है, लेकिन ये पुर्तगाल के शासन के ज़माने से है। यानी स्वतंत्र भारत में उत्तराखंड पहला राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता लागू की गई है। इसी पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। मनु गौर साहब हैं, जो कि समान नागरिक संहिता को लेकर जो कमेटी बनाई गई थी उत्तराखंड में, उसके सदस्य रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर मनु जी। सबसे पहली बात तो ये है कि आप ये बताइए दर्शकों को कि वहाँ पर समान नागरिक संहिता लागू हो जाने से क्या बदलेगा, आम लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आएगा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आम लोगों को दो तरह की दिक्कतों का सामना करना होता था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, मैं कल एक स्टेटमेंट जब ये यूसीसी लॉन्च कर रहे थे तो मैं सुन रहा था कि ये कानून जो है वो आधी आबादी का पूरा कानून है। तो अभी तक आजादी के बाद से देश की आधी आबादी जो महिलाएं हैं, तो उनके अधिकारों की लड़ाई उन्हें रोज लड़नी पड़ती थी और उन्हें उनके अधिकार नहीं मिल पाते थे, चाहे वो संपत्ति का अधिकार हो, चाहे तलाक की जो जो व्यवस्थाएं हों, मेंटेनेंस से संबंधित विषय हों। ऐसे अनेकों चीजों में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता था। मुख्य रूप से दो चीजें आती थी। एक मैरिज रजिस्ट्रेशन, डिवोर्स रजिस्ट्रेशन या वसीयत, संपत्ति के अधिकार में विल रजिस्ट्रेशन, इन सारी प्रक्रियाओं के लिए प्रशासनिक तौर पे बहुत चक्कर लगाने होते थे लोगों को। मैरिज रजिस्ट्रेशन करना, अगर किसी को विदेश जाना है और वो मैरिज रजिस्ट्रेशन उसे कराना है तो एक एक महीने का समय लग जाता था, तभी उसका वीजा लग पाता था। तो ऐसी स्थिति में ये सोचा गया, जो उत्तराखंड का यूसीसी बना है और इसमें जिस तरह से एक ऑनलाइन इंटीग्रेटेड वेब पोर्टल को शुरू करा गया है, जिसके माध्यम से लोग बाग अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन घर बैठे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर किसी को विदेश जाना है तो 3 दिन के अंदर अंदर, इसमें तत्काल सेवा भी दी गई है, वो 3 दिन के अंदर अपनी मैरिज को रजिस्टर कर सकते हैं। फिर इस वेब पोर्टल को देश की, भारत सरकार की कई वेबसाइट से इंटीग्रेशन इसका करा गया है, जैसे आधार ऑथेंटिफिकेशन।
तो आधार के माध्यम से हम ऑथेंटिकेट करेंगे कि वो व्यक्ति जो उन्हें अपनी अपनी कोई सेपरेट आईडी देने की आवश्यकता नहीं जी। होगी। उसके अलावा जैसे सीआरएस पोर्टल जो जन्म मृत्यु पंजीकरण होता है, तो जन्म मृत्यु पंजीकरण का इससे सीधा संबंध है। भविष्य में आप इस चीज को देखिए कि सरकारों को हजारों करोड़ रुपए खर्च करने होते हैं विभिन्न विभागों की स्कीम्स का सर्वे करने के लिए, उनके आंकड़े जुटाने के लिए। परिवार सर्वे अलग होता है, बीपीएल सर्वे अलग है, सेंसस के साथ जो खर्चा बड़ा होता है वो सारा अलग है। इस पोर्टल के माध्यम से जैसे ही एक दंपति अपना वैवाहिक जीवन में प्रवेश करेगा और वो अपने मैरिज को रजिस्टर करेगा, ठीक है। उसके बाद उसके जीवन में जो भी बच्चे पैदा हुए, उन बच्चों का जैसे ही बर्थ सर्टिफिकेट इशू होगा वो ऑटोमेटिकली उस फैमिली से मैप हो जाएंगे। जिस तरह से कभी डिवोर्स हुआ या किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो गई, तो जैसे ही डेथ सर्टिफिकेट इशू हुआ या डिवोर्स का रजिस्ट्रेशन हुआ तो वो उसकी फैमिली से डिटेक्ट हो गए। तो और जो वारिसों को लेके, संपत्ति के अधिकारों को लेके, किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात वारिसों को लेके जो बड़ा विवाद होता था, बड़े बड़े न्यायालयों में मुकदमे लंबे समय तक रहते थे, वो सारी की सारी चीजों का समाधान इसी एक पोर्टल के माध्यम से ठीक है होगा। मनु जी, लेकिन आपने एक महत्वपूर्ण बात कही। आपने कहा कि आधी आबादी का पूरा कानून है, यानी जो फोकस है वो महिलाओं पर है। महिलाओं के जीवन में क्या बदलाव आएगा? अभी क्या अधिकार उनके पास नहीं है जो समान नागरिक संहिता लागू होने से उनको मिल जाएंगे? देखिए, सबसे प्रमुख चीज है संपत्ति में अधिकार। तो संपत्ति में अधिकार सभी महिलाओं को, बेटियों को समान तौर पे मिलेंगे। दूसरा एक महत्वपूर्ण चीज है कि कुछ अलग अलग समुदायों में, अलग अलग धर्मों में कस्टमरी लॉज चलते थे, तो उन कस्टमरी लॉज के आधार पे कुछ ऐसी प्रक्रियाएं, ऐसे प्रावधान थे जिसमें महिला का उत्पीड़न होता था। तो उसे लंबे समय तक कस्टमरी लॉज से तलाक दे दिया जाता था, उसे मेंटेनेंस नहीं दिया जाता था, उसके बच्चों को भी छोड़ दिया जाता था, उनका भरण पोषण नहीं दिया जाता था। तो ऐसी ऐसी या विवाह, पुनर्विवाह के लिए जो है वो अलग अलग तरह की शर्तें होती थी। तो वो सारी की सारी महिला का उत्पीड़न होता था। तो वो सारी की सारी चीजें इस यूसीसी के लागू होने के बाद पूर्णतया प्रतिबंधित हो जाएंगी। और आइए आपको सीधा दिल्ली के द्वारका लिए चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। पहले कितने ही साल कांग्रेस को देखा, फिर दिल्ली पर आपदा वालों ने कब्जा कर लिया। आपने मुझे देश की सेवा करने का बार बार अवसर दिया है। अब आप मुझे डबल इंजन सरकार बनाकर दिल्ली की सेवा करने का भी मौका दें। मैं गारंटी देता हूं, दिल्ली के विकास में भाजपा सरकार कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। साथियों, बीते 11 साल में आपदा ने सबके साथ सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही किया है। ये आपदा वाले केंद्र सरकार से लड़ते हैं, ये हरियाणा वालों से लड़ते हैं, ये यूपी वालों से लड़ते हैं। ये केंद्र सरकार की योजना यहां लागू नहीं होने देते। दिल्ली में यही आपदा वाले रहे तो दिल्ली विकास में पिछड़ती चली जाएगी
और बर्बाद होती जाएगी। राष्ट्रपति को लेकर सोनिया गांधी के बयान पर विवाद लगातार थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है और सोनिया गांधी ने, आपको बता दें कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पुअर लेडी कहकर संबोधित किया और कहा कि आखिर में थक गई। सोनिया गांधी से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सवाल पूछा गया था, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि वो आखिर में बोलते बोलते थक गई, पुअर लेडी। और अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत गरमाई हुई है। संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की टिप्पणी क्या थी, पहले आपको एक बार सुनवा देते हैं। No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. वहीं बीजेपी ने सोनिया गांधी के बयान को मुद्दा बनाते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति का अपमान किया है और कांग्रेस गरीब विरोधी है, आदिवासी विरोधी है। कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से इस बात को उठाया गया है। इससे पहले भी उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में राष्ट्रपति को लेकर कांग्रेस की टिप्पणियां जो हैं वो बेहद ही शर्मनाक रही हैं। इन सब के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने क्या कुछ कहा है, एक बार आपको सुनवाते हैं। हमारा देश का महामहिम राष्ट्रपति जी का संसद में जो अभिभाषण हुई है, पूरा देश ने सराहना किया है, लेकिन कांग्रेस नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी और विपक्ष के कुछ नेताओं ने जो टिप्पणी की है, मैं उसका घोर निंदा करता हूं। हमारा देश का राष्ट्रपति एक महिला आदिवासी है, ये कमज़ोर नहीं है। पहली बार एक महिला आदिवासी इस देश का राष्ट्रपति बनी है, तो इनको हजम नहीं हो रहा है और इसको कमज़ोर बताती है। तो इस तरह से बोरिंग कहना, कमज़ोर कहना, थकी हुई महिला कहना, ये कोई शोभा देती है क्या किसी नेता को? मैं सबसे पहले तो मैं खुद आदिवासी हूँ और हमारे आदिवासी राष्ट्रपति जी के प्रति जो टिप्पणी की है वो घोर निंदनीय है और माफ़ी मांगना चाहिए। क्या आदिवासी महिला हो गया तो क्या वो नहीं बोल सकती है क्या? इसलिए आप लोग इसको ध्यान से सुन लीजिए कि महिला राष्ट्रपति जो आदिवासी है उसको कमज़ोर दिखाने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूर्वी दिल्ली लोकसभा का कृष्णानगर विधानसभा क्षेत्र एक जमाने में बीजेपी का गढ़ हुआ करता था, लेकिन पिछले 2 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को पटखनी दी है। इस बार भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी दमखम के साथ मैदान में है, तो कांग्रेस भी करिश्मा करने के फिराक में है। आम आदमी पार्टी में भी परिवारवाद हो गया, अब उनके बेटे को दे दिया। आरोप लग सकता है, उसमें लगाने वाले तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं खुद ज़मीन से और पार्टी के साथ पिछले 5 साल से लगातार काम कर रहा हूँ। सड़कें सारी टूटी पड़ी है, मेरी 3 बारी बाजू टूटी है गिर गिर के लिए। केजरीवाल जी हमारे को घर बैठे कैंपा गोला पिला रहे हैं। सीमापुरी बॉर्डर से गुड़गांव बॉर्डर तक जाओ आप, आपका हाजमा सही हो जाएगा। हम गरीबों के लिए हमारी जो पार्टी बेहतर है। कितने प्रॉमिस किए हैं आम आदमी पार्टी ने, कौन सा पूरा किया? एक बार वोट लेके जीत जाते, उसके बाद कोई नजर नहीं आता। पूर्वी दिल्ली की कृष्णानगर विधानसभा सीट, कभी ये सीट डॉक्टर हर्षवर्धन के नाम से जानी जाती थी। यहां वो 5 बार विधायक रहे, 1993 से 2013 तक। लेकिन 2015 में दिल्ली ने आपने जो झाड़ू लगाई, उसकी जद में ये सीट भी आ गई। आपके इसके बग्गा 2015 और 2020 का चुनाव जीते। पिछली बार उन्होंने डॉक्टर अनिल गोयल को हराया, जिन्हें बीजेपी ने इस बार भी उम्मीदवार बनाया है। लेकिन इस बार इसके बग्गा नहीं, उनके बेटे आपके उम्मीदवार बनाए गए हैं।
कांग्रेस की ओर से गुरुचरण सिंह राजू भी मैदान में हैं। कृष्णानगर विधानसभा में कुल 2,21,909 वोटर हैं। पुरुष वोटर 1,15,221 और महिला वोटर 1,06,684। कुछ कहाँ है? सफाई नहीं है, नाली की समस्या है। कृष्णानगर के लोग अपने नेताओं से नाखुश हैं। शिकायतों का पिटारा खुलता है तो वह बंद होने का नाम नहीं लेता। किसी के मुताबिक सड़क टूटी फूटी है, किसी की नाली साफ नहीं है, तो किसी के इलाके में साफ पानी नहीं मिलता, तो किसी को जाम और अतिक्रमण से समस्या है। टूटी सड़कें, पानी तो आती नहीं है घर में, मतलब बिल्कुल नाले का पानी आता है। सफाई व्यवस्था नहीं और सड़कें टूटी हुई और बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल पा रही। सड़कें सारी टूटी पड़ी है, मेरी 3 बारी बाजू टूटी है गिर गिर के। नहीं टूटी हुई है गली सारा, यहाँ भी बहुत साल से गली बनी नहीं है। 25 साल हो गए गली को, और नाली में 15 दिन में हफ्ते में आता नाली वाला, जब 4-5 दिन हो जाते हैं जब वो गंद ले जाता है। एक बार वोट लेके जीत जाते हैं, उसके बाद कोई नजर नहीं आता। गली गली में गड्ढे हैं जी, और इतना गंदा पानी आ रहा है। टूटी में भी सीवर लाइन पूरी बंद पड़ी है। केजरीवाल जी हमारे को घर बैठे कैंपा गोला पिला रहे हैं। सड़कें टूटी हुई हैं सारी, आपके सामने है। गंदगी, सफाई होती नहीं है। सीमापुरी बॉर्डर से गुड़गामा बॉर्डर तक जाओ आप, आपका हाजमा सही हो जाएगा। तो सरकार चेंज होनी चाहिए। 10 साल से सिर्फ झूठे वादे ही सुनते आ रहे हैं। कृष्णानगर की बसावट मिली जुली है, पॉश कॉलोनी भी है तो मध्यम वर्गीय कॉलोनी भी है। इस विधानसभा में 4 नगर निगम वार्ड हैं, चारों पर बीजेपी का कब्जा है, पर पिछले 2 विधानसभा चुनाव से वो जीत से दूर है। पिछले चुनाव में करीब 4,000 वोट से हार का मुंह देखने वाले डॉक्टर अनिल गोयल इस बार पूरे जोश खरोश के साथ मतदाताओं तक पहुंच रहे हैं। झूठ का गुब्बारा फैलाया गया कि फ्री बिजली दे देंगे, पानी दे देंगे, बिजली में नाप शाम चार्जेज आ रहे हैं, पानी आता नहीं, सब लोग खरीद के पीते हैं, आरओ लगता है, 24 घंटे छोड़ो 1 घंटे भी नहीं आता। सड़क है टूटी फूटी पड़ी है, ट्रैफिक की बदहाल व्यवस्था है, दूसरी के टॉयलेट्स खराब पड़े हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में महाकुंभ से वापस घर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी पिकअप और ट्रेलर की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई है और 10 लोग घायल हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। महाकुंभ से वापस लौटते हुए एक्सीडेंट में मरने वालों में 2 पुरुष, 2 महिला और बच्चे भी शामिल हैं। यह घटना वाराणसी गोरखपुर 4 लेन पर गाजीपुर के कुसी मुहल्ली कला के पास हुई है। घायलों को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही साथ पिकअप वाहन को ट्रेलर ने पीछे से टक्कर मारी है। रणवीर हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। रणवीर, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, यूपी के गाजीपुर में एक पिकअप और एक ट्रेलर गाड़ी दोनों आपस में टकराई हैं। ट्रेलर ने पिकअप गाड़ी को पीछे से टक्कर मारी और इस टक्कर में 6 लोगों की मौत हुई, जिनमें 2 महिलाएं, 2 पुरुष और 2 बच्चे शामिल हैं और 10 अन्य लोग घायल हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये सभी लोग महाकुंभ से वापस लौट रहे थे और प्रयागराज से वाया वाराणसी ये गोरखपुर वाले हाईवे पर जा रहे थे और तभी ये घटना घटी है। गाजीपुर जिले के कुसमुही कला इलाके में जो हाईवे है, उस हाईवे पर यह घटना हुई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन को जो 10 लोग घायल हैं उनको बेहतर से बेहतर इलाज कराने का निर्देश दिया है। 10 को अस्पताल में भर्ती कराया गया और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो मौके पे पहुंच रहे हैं और राहत और बचाव का जो काम है वो वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में करा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बजट से पहले फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व अध्यक्ष और ओवरसीज कारपेट लिमिटेड के सीएमडी ओपी गर्ग से हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने खास बातचीत की। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता का असर भारत में एक्सपोर्ट सेक्टर पर पड़ रहा है।
इस साल के बजट को लेकर एक्सपोर्टर्स की क्या उम्मीदें हैं और ये जो ग्लोबल स्लोडाउन है अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में, उसको देखते हुए वित्त मंत्री को एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए क्या करना चाहिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं ओपी गर्ग, जो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष रहे हैं और ओवरसीज कारपेट्स के सीएमडी भी हैं। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। देखिए, ये एक कॉन्टेक्स्ट है जिसमें हम आपसे बात कर रहे हैं। एक बजट तैयार किया जा रहा है और ऐसे वक्त पर जब अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जियोपॉलिटिक्स को लेके इकोनॉमिक स्लोडाउन की बहुत चर्चा हो रही है, तो डोनाल्ड ट्रंप नए दोबारा राष्ट्रपति बने, उनकी नीति को लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं कि भारत के एक्सपोर्ट पर क्या असर पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने का भारत में एक्सपोर्ट सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा, विशेषकर हैंडीक्राफ्ट और कार्पेट? देखिए, जहाँ तक हैंडीक्राफ्ट एमएसएमई इंडस्ट्रीज है, हथकरघा उद्योग, इसके ऊपर कोई भी दुनिया के अंदर जहाँ अपनी इंडस्ट्री इफेक्ट नहीं होती उसको कोई टच नहीं करने वाला। अमेरिका में, यूरोप में कहीं भी हैंडमेड कारपेट का कोई वीविंग नहीं है, इसलिए इसको कोई भी सारी कंसेशन जीरो ड्यूटी है, वो कंटिन्यू रहने वाला, उसको कोई चेंज नहीं करने वाला, क्योंकि लोगों की चॉइस है। पब्लिक के चॉइस की वजह से गवर्नमेंट अपना इंडस्ट्री इफेक्ट नहीं हो रही और पब्लिक की डिमांड इसमें कोई भी टैक्स लगने वाला नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने की वजह से भारत से जो हैंडीक्राफ्ट और कार्पेट्स का जो एक्सपोर्ट होता है अमेरिका, उस पर असर नहीं पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, अब क्या हर आदमी सोचता है चाइना का जो हैंडमेड कारपेट इंडस्ट्री थी वो खत्म हो चुकी है। अब हैंडमेड कारपेट लोगों की, हर आदमी को अमेरिका में कोई ना कोई हैंड से बनी चीज़ें चाहिए। वो आज इंडिया के अलावा और कहीं भी नहीं रह गया। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस सब खत्म हो चुके हैं, पाकिस्तान भी खत्म है, अफगानिस्तान भी खत्म है। तो इंडिया का हैंडमेड कारपेट जो हथकरघा उद्योग है, उसकी बहुत फ्यूचर में स्कोप है। बहुत। तो इस गोडाउन में जो मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे सैकड़ों कारपेट्स रखे हैं, यहाँ से कितना प्रतिशत आपका जो कारपेट है वो अमेरिका एक्सपोर्ट होगा? 80% ज़्यादा आ जाए अमेरिकन मार्केट में। देखिए, जो हैंडीक्राफ्ट में है, कारपेट है, हैंडीक्राफ्ट है, फर्नीचर है, 80% माल सारा अमेरिका में जाता है। 80%? तो आप कह रहे हैं इस पर कोई असर नहीं होगा? इसमें कोई असर नहीं, इसका बढ़ने वाला है। इसका एक्सपोर्ट बढ़ने वाला है, क्योंकि चाइना का एक्सपोर्ट, टर्की का एक्सपोर्ट, जो हैंडमेड इंडस्ट्री में काम करते थे, वो सब खत्म हो चुका है। इंडिया के अलावा कोई भी नहीं रह गया। कोई भी नहीं रह गया जी। अब इस साल के बजट को लेकर आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? हमने देखा पिछले कुछ साल में एक सबवेंशन स्कीम जो है, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम सरकार लेकर आई थी। इस बार के बजट को लेकर आपने क्या मांगे रखी हैं सरकार के साथ? देखिए, सरकार ने इंटरेस्ट सबवेंशन, सरकार समझती है कि हथकरघा उद्योग के अंदर वीविंग के लिए और स्टॉक के लिए 1 से 2 साल का इन्वेस्टमेंट है, और इसमें 10% या 15% इंटरेस्ट कोई भी इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर सकती। सरकार ने इसको एमएसएमई इंडस्ट्रीज को 3 से 5% का इंटरेस्ट सबवेंशन रखा था। अभी पहले कॉटेज इंडस्ट्री हथकरघा में 5 था और एमएसएमई में 3% था। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हथकरघा उद्योग जो है उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन 5% देना जरूरी है, क्योंकि इसमें 1 साल से ज़्यादा तक इन्वेस्टमेंट है और होल्डिंग कैपेसिटी है, ताकि हम इंटरनेशनल मार्केट में कॉस्ट के हिसाब से सर्वाइव कर सकें। तो आप कह रहे हैं कि जो इंटरेस्ट सबवेंशन एक स्कीम था सरकार का, उसका रिवाइवल का ऐलान वित्त मंत्री को करना चाहिए? देखिए, स्कीम कंटिन्यू थी, लेकिन अभी सरकार ने बजट की वजह से होल्ड कर दिया। दिसंबर तक हमको मिला है, और दिसंबर के बाद अभी सरकार की कमिटमेंट है कि भाई एक बजट के अंदर के लेकर के 5 साल के लिए अभी स्कीम रेगुलर आना चाहते हैं। रेगुलर आना चाहिए जी जी। तो आप ये कह रहे हैं कि एक स्पेशल पैकेज की ज़रूरत है अनिश्चितता को देखते हुए? ये पैकेज नहीं सब, देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन के लिए कॉस्ट वाइज हमको कंपटीटिव, सरकार कहती है कि आपको इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन के लिए सरकार से जो पंचिंग मिलेगी, वही हमारी कहना है कि भाई इंटरनेशनल मार्केट में इंटरेस्ट 3 से 4% है, 5% से ज़्यादा हम इंटरेस्ट सर्वाइव नहीं कर सकते। ये जो कारपेट है, ये कहाँ पर बना है और कहाँ एक्सपोर्ट होगा? बना है, ये कारपेट है 10x13 का कारपेट, 2 साल में कारपेट बन के आता है, सिल्क कारपेट। और इसमें 4 आदमी, 3 से 4 आदमी वीविंग करेंगे, 2 साल के बाद लूम से उतर के आता है। बहुत फाइन कारपेट है जी। तो ये कहाँ एक्सपोर्ट होगा? ये अमेरिका। देखिए, फाइन कारपेट की आज मार्केट, देखिए, यूरोप की मार्केट कारपेट की बहुत अच्छी थी, लेकिन वहाँ सब मशीन मेड कारपेट के अंदर चले गए। तो टर्की के अंदर मशीन मेड कारपेट बहुत सस्ता बनता है, ये सेम चीज़ें मशीन में बनने लगी हैं। लेकिन यूरोप के अंदर मशीन मेड, अमेरिका में आज भी हैंडमेड कारपेट की डिमांड है, क्योंकि लोग फंड्स के हिसाब से सपोर्ट कर सकते हैं। यूरोप में लोगों के हाथ में पैसा नहीं है और लोग आ नहीं रहे, लड़ाई की वजह से, कोरोना की वजह से लोग आ नहीं पा रहे, इसलिए हैंडमेड कारपेट का बिजनेस यूरोप में बहुत कम हो गया। ये आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि जो जियो पॉलिटिक्स है, उसकी वजह से जो डिमांड है भारत में, भारत से हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स की, कारपेट्स की, वो कम हो गई यूरोप में कम हो गई। लेकिन अगर एक बार ये लड़ाई बंद हो जाती है तो इंडिया के दोबारा से हमारी ओपन हो सकती है।
ये महत्वपूर्ण बात है। तो आपको उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद युद्ध खत्म होगा? बहुत उम्मीद है। इस इंडस्ट्री को लग रहा है कि एक 1.5 महीने के अंदर ये रिजल्ट आना चाहिए।